Hello everyone, I hope you all are fine. And now we are going to start solution in one shot. In this chapter, we will study Raoult's law, solubility, molarity, and all. So let's begin. सबसे पहले हमें पढ़ना है सॉल्यूट और सॉल्वेंट में डिफरेंस क्या होता है। हमारे सॉल्यूट क्या होते हैं, सॉल्वेंट क्या होता है। अगर हम किसी चीज को किसी में मिक्स करते हैं, जो हमारा लेस अमाउंट में होता है वो हमारा सॉल्यूट होता है, और जो हमारा ज्यादा अमाउंट में होता है सॉल्वेंट होता है। जस्ट लाइक अगर हम सॉल्ट लेते हैं और उसको वाटर में मिक्स करते हैं तो सॉल्ट हमारा सॉल्यूट है और वाटर हमारा सॉल्यूशन है। ठीक है, तो ये हमारे सॉल्यूट और सॉल्वेंट होते हैं। अभी हम क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्यूशन में देखेंगे, तो हमारे दो तीन टाइप्स के जो भी क्लासिफिकेशन हम सबको देखते हैं। तो हेट्रोजीनियस, होमोजीनियस, ये सब हमारे सॉल्यूशन की क्लासिफिकेशन ही होते हैं कि सॉल्यूशन कैसे कैसे तरीके होते हैं। फिजिकल स्टेट पे, केमिकल स्टेट पे बहुत सारी चीजें होती हैं, डिपेंडिंग अपॉन द मतलब उनका जो नेचर होता है उस पर डिपेंड करते हुए। तो हम देखते हैं, सबसे पहला होता है होमोजीनियस। हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन में मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कोई हमारा सॉल्यूशन है, जैसे हमारे सॉल्यूशन है, जैसे मेरा कंटेनर है, ठीक है। तो अगर इसमें मेरा जो पूरा सॉल्यूशन है वो यूनिफॉर्म है, तो जैसे यूनिफॉर्म है, तो हमारा ये हो जाएगा होमोजीनियस। और अगर मैं दूसरा वही दूसरा सॉल्यूशन ले लूं तो यूनिफॉर्म नहीं है, जस्ट लाइक दिस, मैं एक लेता हूँ। हाँ, तो अगर एक सॉल्यूशन ले लो जो यूनिफॉर्म नहीं है, जैसे कि ये है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या है। जैसे इसमें जो सॉल्यूशन है ना, उसमें सॉल्ट इसके अंदर टहलता रहेगा, घूमता फिरता रहेगा, हर जगह पे यूनिफॉर्म नहीं होगा या सेटल हो जाएगा। तो ये हमारा हेट्रोजीनियस हो जाएगा। और जिसमें यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा, एकदम क्लियर सॉल्यूशन बनेगा, जैसे सॉल्ट और वाटर का क्लियर सॉल्यूशन बनता है, तो हमारा वो होमोजीनियस सॉल्यूशन हो जाता है। तो ऐसे हमारे दो टाइप के सॉल्यूशन होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है। ठीक है, अभी हम आगे का देखते हैं। तो अभी हमारे सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं। Unsaturated solution in which more solute can be dissolved without raising temperature is called unsaturated solution। मतलब आपने एक पानी का ग्लास लिया और उसमें आपने सॉल्ट डाला, और आपको और सॉल्ट डालने पर भी वो सॉल्ट डिजोल्व हो जाए। मतलब अगर मैं पानी का ग्लास लेता हूँ, उसमें मैंने एक चम्मच नमक डाला, वो पूरा मिक्स होकर एकदम क्लियर सॉल्यूशन मिल गया। अगर मैं उसी में एक और चम्मच सॉल्यूशन सॉल्ट डाल सकता हूँ और वो मिक्स होकर एकदम क्लियर सॉल्यूशन तभी भी दे, तो एक सॉल्ट डालने से पहले तक वो अनसैचुरेटेड था, डालने के बाद वो क्या हुआ उससे मतलब नहीं है। अगर और डालने पे वो मिक्स हो जा रहा है बिल्कुल, तो वो अनसैचुरेटेड है। अब सिमिलरली सैचुरेटेड क्या होते हैं, जैसे टेम्परेचर बढ़ाए बिना, अगर आप जैसे लेते हैं पानी का ग्लास ही ले लेते हैं या फिर दूध ले लेते हैं, तो दूध में हम चीनी डालते हैं, तो चीनी मिक्स करते हैं, तो मिक्स हो जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा कि वो चीनी फिर और आप कितना भी डाल ले वो दूध में मिक्स नहीं होगा, वो अपने मैक्सिमम मिठास तक पहुंच जाएगा, उससे ज्यादा उसमें चीनी आप कितना भी डाल ले वो मिक्स नहीं होगा। तो वो हमारा सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। अब आप क्या करेंगे, उस चीनी को मिक्स करने के लिए आप दूध को गर्म कर देंगे, उबाल देंगे, तो उससे वो चीनी भले ही उसमें मिक्स हो जाएगा, लेकिन वो जब ठंडा होगा तो उस चीनी के प्रेसिपिटेट्स बनेंगे। या फिर हो सकता है कि वो जो हमारा शुगर है वो दूध के अंदर ऐसे ही मूव करता रहे पार्टिकल्स के थ्रू, तो उससे शुगर तो आता रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। अब सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें हम और सॉल्यूशन डाल देते हैं, लेकिन हम टेम्परेचर बढ़ा सकते हैं, बढ़ा के डालते हैं। जैसे एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन, अगर इसमें हम टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो हम और चीजें डाल सकते हैं। वैसे ही हमारे ये होते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी होती है द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये जितना सबसे ज्यादा अमाउंट जो हम सॉल्यूट का सॉल्वेंट में डाल सकते हैं, उसी को हम सॉल्युबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो अब हम जैसे कि एक ले लेंगे, जैसे ये हमारा सॉल्युबिलिटी निकालना है जैसे। तो अगर हमें करना क्या होगा सॉल्युबिलिटी निकालने के लिए, ज्यादा कुछ नहीं, हमें एक मिनट, हाँ। तो अगर हमें सॉल्युबिलिटी निकालनी होगी, तो हम जैसे हमारा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट होगा, जैसे हमारा ये अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है।
जो हमारा अमाउंट आया वो तो आया, ठीक है। अपॉन में मैं सॉल्वेंट, जैसे मैंने 1 kg सॉल्वेंट लिया या जो भी लिया, और ये जो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है ये मतलब मैक्सिमम है, मतलब इससे ज्यादा मैं अगर सॉल्यूट डालूंगा तो प्रेसिपिटेट आने लग जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं लूंगा तो प्रेसिपिटेट आएंगे। तो ये हमारा केस था, ठीक है, सॉल्युबिलिटी निकालने का। अब सॉल्युबिलिटी हमारी डिपेंड्स करती है किन फैक्टर्स पे। सॉल्यूट का नेचर कैसा होना चाहिए, अच्छा नेचर जैसा होगा, पानी में जितना चीनी मिलेगा उतना ही दूध में मिलेगा नहीं मिलेगा, वो सॉल्वेंट का नेचर है ये। और अगर हम चीनी डालते हैं और नमक डालते हैं, दोनों की सॉल्युबिलिटी अलग अलग है, ठीक है। और वैसे ही हमारा टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। एक एक अगर हम वाटर का ग्लास ले लें जिसको हम 35 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं, जो कि जैसे जनरली हॉट जगह पे होता है, और एक हम जाके माउंटेन्स पे करते हैं, और दोनों को मिक्स करते हैं, तो डिफरेंस होगा सॉल्युबिलिटी में। और फिर हमारा प्रेशर तो होता ही है, प्रेशर पता ही है सबको, प्रेशर से तो हमारी बॉइलिंग पॉइंट भी डिक्रीज कर जाती है, तो सब कुछ ही हो जाता है। तो अभी हम हेनरीज लॉ पढ़ेंगे, उसके बाद हम मोलैरिटी मोलैरिटी मोल फ्रैक्शन पार्ट्स पर मिलियन और ये सब चीजें देखेंगे। तो सबसे पहले हेनरीज लॉ देखते हैं। तो हमारा हेनरीज लॉ कहता क्या है कि डेफिनेशन कहता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड फॉर्म ऑफ हेनरीज लॉ, द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस इन सॉल्यूशन एंड इज एक्सप्रेस्ड एज, ये जो हमारा पी है ये हमारा पार्शियल प्रेशर है, ठीक है, दिस इज पार्शियल प्रेशर। मैं इसको लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा पार्शियल प्रेशर है। ये हमारा एक के एच है, ये हेनरीज कांस्टेंट है। ठीक है, हेनरीज कांस्टेंट है। और ये हमारा एक्स क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है ये मैं भी आपको आगे बताऊंगा, लेकिन अभी आप नोट कर लीजिए कि मोल फ्रैक्शन है ये। अब जितनी ज्यादा हेनरीज कांस्टेंट की वैल्यू होगी उतनी ज्यादा हमारी सॉल्युबिलिटी होगी, ठीक है। और वैसी हमारी जैसे जैसे हम के एच डिक्रीज करते जाएंगे टेम्परेचर बढ़ाने के साथ में, अच्छा इसका कहने का मतलब है कि हमारा जो के एच होता है वो डिक्रीज कर जाता है जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हमारी के एच की वैल्यू डिक्रीज कर जाती है। इसका एक ग्राफ होता है हेनरीज लॉ का। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे आपको ग्राफ दिखाता हूँ। वैसे हमारा ग्राफ क्या होता था, देखिए जैसे होता क्या था हमारा कि, ठीक है एक ग्राफ है, मैं इसको ड्रॉ करता हूँ। तो इस तरफ मैं एक्स एक्सिस पे आपको लिखूंगा मैं मोल फ्रैक्शन काई। सबसे पहले हमारा एक ग्राफ था जिसमें हमें लिखते थे पी, यहाँ पे एक पी लिखते थे हम, और यहाँ पे एक्टिव मास लिखते थे, ठीक है, इस तरफ मास। तो ये वाला ग्राफ हमारा एकदम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता था, एक स्ट्रेट लाइन जाती थी। तो ये हमारा ग्राफ था m इज इक्वल टू के एच पी। अब हमारे ऐसी हम इसको चेंज कर देंगे इनकी वैल्यूज को। ये पहले लॉ था, पहले ये वाला लॉ आया था, वो जो लॉ था वो मोस्ट मतलब हमने बाद में इसको जनरेट किया। सबसे पहला लॉ हमारा यही था कि हमारा m इज इक्वल टू के एच पी लेना था हमें, ठीक है। मैं इसको एक बार इरेज कर दूं थोड़ा सा। हाँ तो देखिए जैसे हमारा पहले लॉ था हेनरीज लॉ, उसमें हमें कहा गया था कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर।
अब जब हम इसको प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे तो हमारा क्या आएगा, m इज इक्वल टू के एच पी। ये हमारा h क्या है, हमारा कांस्टेंट है, ठीक है, के एच हेनरीज का कांस्टेंट, और हमारा ये p है। पहला लॉ, पहले हमें यही क्या था कि मास ऑफ गैस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस फॉर गिवन सॉल्वेंट एंड गिवन टेम्परेचर। फिर इसको हमने मॉडिफाई किया, और डाल्टन आए, उन्होंने लॉ को मॉडिफाई किया, फिर बोला द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर। तो अब क्या हो गया हमारा, जैसे हमारी जो काई की वैल्यू थी, फाइनली हमने क्या कर दिया कि जैसे हमारी पार्शियल प्रेशर है, इसको हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई कर दिया। एक मिनट, हाँ, काय हमारा मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, और इसको सॉल्युबिलिटी भी कह सकते हैं कि है। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, जितने सॉल्यूट के मोल्स है अपॉन में सॉल्वेंट के मोल्स, सो अपॉन में टोटल मोल्स, तो ये इक्वल टू सॉल्युबिलिटी कह सकते हैं एक तरीके से। तो अब हमें क्या करना है, P इज इक्वल टू, हम जब लिखेंगे, देखिए, P इज इक्वल टू, एक मिनट, तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि हम लिख सकते हैं P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय, तो मैं वही लिख रहा हूँ, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं क्या, P इज इक्वल टू, क्या लिख सकते हैं हम, के एच इंटू काय, ठीक है। तो हम इसका ग्राफ देखते हैं, ठीक है। तो हमारा केस हो गया, पहले हमारा लॉ ये था, ठीक है, फिर हमारा बाद में डाल्टन्स आया, उन्होंने लॉ को मॉडिफाई कर दिया। तो अभी हम इसको आगे चलते हैं, अब इस ग्राफ को हम दोबारा से बनाएंगे। दोबारा से अब हम क्या करेंगे, इस तरफ अब की बार हम काय रखेंगे, ठीक है, इस तरफ हम काय रखेंगे, ठीक है, और ऊपर की तरफ हम क्या रखेंगे, पार्शियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर रख दिया। अब इसका जो ग्राफ हमारा चलता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं चलता है, इसमें थोड़ी सी लिमिटेशन आ जाती है कि हमारा ग्राफ ऐसे चल जाता है, ठीक है, हल्का सा टेढ़ा होता है, इसमें ज्यादा थोड़ा सा कर्व आ गया है, लेकिन ज्यादा कर्व नहीं होता, हल्का सा कर्व आता है। मैं इसको थोड़ा सा रीड्रॉ करके देखता हूँ। ठीक है, हल्का सा कर्व आता है, ज्यादा कर्व नहीं आता। तो ये हमारा P इज इक्वल टू वो हो जाता है ग्राफ, P और काय का रिलेशन में एक ग्राफ हो जाता है हमारा, ठीक है। तो हम आगे देखते हैं, ये हमारा ग्राफ, तो अब इसकी कुछ लिमिटेशंस भी हैं। लिमिटेशन ऑफ हेनरी लॉ है कि हमारा जो प्रेशर होता है वो ज्यादा बहुत ही हाई नहीं होना चाहिए, वरना फिर आप देख सकते हैं हाई प्रेशर पे, और जैसे जैसे शुरू शुरू में तो एकदम वो है, स्ट्रेट है, लेकिन हाई प्रेशर जाते जाते वो टिल्ट होना चालू हो जाएगा, फिर वो हेनरीज लॉ वैलिड नहीं रहेगा। पहले तो वो सही रहता है, लेकिन जैसे जैसे प्रेशर बढ़ाएंगे वो हो जाता है, यूजलेस हो जाएगा हमारे लिए, फिर वो कोई काम का नहीं होगा।
तो ये बात है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ अभी। अब देखिए, यहाँ तक तो बिल्कुल ही सीधा है, देख सकते हैं आप, तो बिल्कुल ही सीधा है। इसके बाद ही आप देखेंगे तो ये अब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रह गया, अब ये कुछ अब पैराबोलिक टाइप नेचर आ चुका है। तो यहाँ तक ही हम P इज इक्वल टू के एच काई के इक्वल मान सकते हैं। इसके बाद नहीं, तो हमें प्रेशर को क्या ना, प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई, प्रेशर को मैं ज्यादा हाई रखना नहीं है, ठीक है। प्रेशर को हम हाई नहीं रखेंगे, प्रेशर शुड नॉट बी टू हाई। अभी ये है कि टेम्परेचर को हम लो नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता ही है टेम्परेचर लो करेंगे तो इस पे फर्क आ जाएगा हमारे सॉल्युबिलिटी पे, तो फिर इसलिए हम टेम्परेचर को लो नहीं करेंगे, ठीक है। टेम्परेचर को लो नहीं करना है, नॉट टू लो। ठीक है। अब हमारा तीसरा ये है कि गैस कोई भी केमिकल रिएक्शन में नहीं जानी चाहिए, और चौथा ये कि हमारा कोई भी डिसोसिएशन नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा कुछ हो गया तो सारे लॉ फेल हो जाएंगे। तो ये हमारा हेनरी लॉ यही था, इतना सही हमारा एक हेनरी लॉ था। एक ग्राफ है, दो ग्राफ है और इसका एक रिलेशन है, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब मेथड ऑफ एक्सप्रेसिंग कंसंट्रेशन टर्म्स में देखेंगे हम। परसेंटेज वेट बाय वेट, परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, मोल फ्रैक्शन, पार्ट्स पर मिलियन, ऐसी बहुत सारी चीजें होती है। अब परसेंटेज वेट बाय वेट क्या होता है कि हमें लेना होता है जितना सॉल्यूट हमने लिया है वो लेंगे हम, ठीक है। जैसे ये सॉल्यूट है, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, तो हम सॉल्यूट को लेंगे ग्राम में, फिर डिवाइड कर देंगे उसको, सॉल्यूशन को, ग्राम में होगा तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, और इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। इंटू 100 करने से ही ये 100 ग्राम आया, पहले ये पर ग्राम आ गया था, पर 1 ग्राम, फिर इंटू 100 करने से पर 100 ग्राम आ जाएगा। वैसे परसेंटेज वेट बाय वेट बोल सकते हैं। वैसे परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम में भी हमें क्या करना है, ज्यादा कुछ नहीं, वेट लेना है सॉल्यूट का जितना प्रेजेंट है, उसको 100 ml सॉल्यूशन में निकाल लेना है। मतलब 100 ml में नहीं, हम जो सॉल्यूशन लेंगे, वेट ऑफ सॉल्यूशन जो लेंगे, उसको हम जैसे वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लेंगे, ठीक है, ये लेंगे और इंटू 100 कर देंगे। अब आगे मोल फ्रैक्शन, यही बात है। अगर हम बात करते हैं कि एक सॉल्यूशन है जिसपे एक Na सब्सटेंस है, और वैसे ही दूसरा सॉल्यूशन है जिसपे एक Nb सब्सटेंस है, ठीक है। तो ये Na सब्सटेंस नहीं है, A सब्सटेंस है जिसका मोल N है, Na है, और वैसे ही ये B सब्सटेंस है, इसका मोल कितना हो जाएगा, Nb। तो हमें मोल फ्रैक्शन की वैल्यू क्या होती है हमारी, ज्यादा कुछ नहीं, मैं बताता हूँ। मोल फ्रैक्शन इज नथिंग बट काई इज इक्वल टू, अगर हम काई 1 निकालना चाहेंगे तो हम डायरेक्टली लिख देंगे Na अपॉन में सॉल्यूट अपॉन में Na प्लस Nb, ठीक है। तो ये हमारा काई हो गया। अब हम पार्ट्स पर मिलियन देखेंगे, तो डिफाइंड कंपोनेंट पर मिलियन पार्ट्स, हम 10⁻⁶ ऑफ सॉल्यूशन से हम वो कर देंगे, जैसे कि हमारा जो नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट लेंगे डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स इन इनटू 10⁻⁶। पार्ट्स पर मिलियन आ गया, पार्ट्स पर बिलियन के लिए भी वैसे ही कर लेंगे। 10⁻⁶ हमारा 1 मिलियन होता है, ठीक है। तो ऐसे हम आगे चलते हैं। अब मोलैरिटी की बात करते हैं, तो मोलैरिटी क्या होता है, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। तो अब आपको समझ आ चुका होगा कि सॉल्यूशन के जितने मोल है, जैसे Na है, Na सॉल्यूशन का मोल है, या फिर N2 बोल ले, N1 बोल ले, जो भी आप बोलते हैं, उसको डिवाइड कर देंगे हम वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन से। मतलब इन द सेंस हमें करना कुछ नहीं है, जैसे कि अगर हम मोलैरिटी निकालना चाहते हैं,
तो हमें क्या करना है मोलैरिटी निकालने के लिए? सॉल्यूशन का जो मोल है Na ही होता है ना, तो उसको लेंगे। और साथ में हमारे साथ जो आ रखा है, जैसे एन बी आ रखा है और जो भी है हमारे साथ, उससे हमें ज्यादा कुछ नहीं है। मतलब हमें क्या है कि जो वॉल्यूम कितना है डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। तो ये कैसे हम करते हैं देखते हैं। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कर देना, आपका काम हो गया। अगर जो भी अगर आप ग्राम में लेना चाहते हैं, इसके बहुत सारे हम टर्म्स निकाल सकते हैं। आप सबको पता है कि हम कैसे कर सकते हैं। मोल्स क्या होता है हमारा, नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, गिवन वेट, मैं उसको एम बोलता हूँ, अपॉन मोलर मास रख देंगे, उसकी जगह पे जो वेट है इन ग्राम्स लेंगे, अपॉन मास इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, जैसे मॉलिक्यूलर वेट अपॉन में इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ऐसे हम इनको बहुत सारे तरीके से चेंज कर सकते हैं। ये सब आप कर सकते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। अभी एक डाइल्यूशन का एक लॉ होता है कि हमारा जो M1V1 होता है वो हमारे M2V2 के इक्वल हो जाता है। कि अगर हम वॉल्यूम को चेंज करेंगे तो उससे हमारी मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम का जो रेशियो रहता है वो हमेशा कांस्टेंट रहता है, M/V हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अगर हम कोई सॉल्यूशन बनाते हैं जैसे सॉल्ट और वाटर का, उसकी मोलैरिटी निकाल लेते हैं सॉल्ट की कि, जैसे मान लेते हैं 1 मोलर है, यानी 1 मोल सॉल्ट प्रेजेंट है 1 लीटर ऑफ वाटर में, मान लेते हैं। तो अगर हम वाटर 2 लीटर कर देते हैं तो हमारी मोलैरिटी चेंज हो जाएगी उस हिसाब से, क्योंकि मोलैरिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम है, तो समझ सकते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। मोलैरिटी बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम घटेगा, वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो मोलैरिटी घटेगा। तो ये हमारा रेशियो, तो हम कह सकते हैं कि M1V1 हमेशा हमारा कांस्टेंट है। और अगर हम दो रिएजेंट के बीच में अगर रिएक्शन निकालना चाहे तो हम एक तरीके से ये भी है कि हमारा जो गिवन वेट है जो भी है M1V1 अपॉन में N1 कर देंगे, M2V2 अपॉन में N2 कर देंगे, अगर हमारे N1 और N2 इक्वल नहीं है। जैसे कोई बैलेंस रिएक्शन है, जैसे मान लेते हैं एक बैलेंस रिएक्शन है, Fe, ठीक है, फेरस में अब H2SO4 को रिएक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो आपका क्या बनेगा, FeSO4 बन जाएगा। FeSO4 बन सकता है, या फिर और भी कुछ बन सकता है, लेकिन अभी हम मानते हैं FeSO4 बनना है। ठीक है, फेरस सल्फेट प्लस H2 बन जाएगा। ठीक है, ये H2 बन जाएगा, जो भी बनेगा सो बनेगा। तो अभी जैसे इसका स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट लेंगे तो ये 1 है, ये 1 है, तो इससे हम बस डिवाइड कर देंगे। मोलैरिटी क्या होगी, जितना Fe प्रेजेंट है हमारा H2SO4 में, मतलब पर लीटर में, वो लिख लेंगे, मोलैरिटी हो गया। वॉल्यूम हमें पता है कितना वॉल्यूम है, 20 ml ले लिया मान लेते हैं, या फिर 200 लीटर वॉल्यूम ले लिया, वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर इसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड कर देंगे। अगर हम यहाँ पे 2Fe ले लेते हैं और कुछ रिएक्शन बनाते हैं हम, 2Fe 2H2O जो भी है हम कर देंगे, तो फिर वो वैसा केस आ जाता है। मोलैलिटी क्या होता है, मोलैलिटी होता है मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, सॉरी मोल्स ऑफ सॉल्यूट इन सॉल्यूशन पर किलोग्राम ऑफ सॉल्वेंट। इसमें सॉल्वेंट है, देखिए आप देख सकते हैं इसमें सॉल्वेंट लगा रखा है, सॉल्यूशन नहीं लगा है इसमें, तो ये सॉल्वेंट है। ठीक है, तो मोलालिटी को आप क्या कह सकते हैं, मास ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम्स अपॉन में 1000 इंटू 1000 अपॉन में मोलालिटी ऑफ मोलिकुलर वेट ऑफ सॉल्यूट इंटू मास ऑफ सॉल्यूट। ये सब तो आप चेंज कर सकते हैं, इसमें इतनी टेंशन की बात नहीं है। मेन था मोलालिटी की डेफिनेशन क्या है, डेफिनेशन यही है कि हमारा क्या, एन एन ए नंबर ऑफ सॉल्ट ऑफ सॉल्यूट अपॉन में क्या है, और इसको हम स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, स्मॉल एम, एन ए अपॉन में जैसे मान लेते हैं
10 kg ले लिया सॉल्यूशन, ठीक है, तो 10 kg हो गया, तो ये 10 kg कट कट के हमें पर केजी सॉल्वेंट में मिल जाएगा। पर केजी सॉल्वेंट में कितना होगा, 10 kg में इतना मोल है, तो 1 kg में कितना मोल होगा, Na/10 ऑब्वियसली। तो ऐसे ही हमें कैलकुलेट करना है, इसमें सिंपली ज्यादा कुछ नहीं है हमारा। तो मोलालिटी हो गया, मोलारिटी हो गया, इनकी कुछ न्यूमेरिकल्स होंगे, तो ऐसे नॉर्मेलिटी होता है। इसमें हम क्या करते हैं, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपको लगता होगा कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, तो ग्राम इक्विवेलेंट ज्यादा कुछ इतना टेंशन वाली चीज नहीं है। ग्राम इक्विवेलेंट हमारा होता ये है कि हमारा जो मास ऑफ सॉल्यूशन होता है, जैसे जो भी है, अच्छा जैसे आपको मैं एक रिएक्शन दिखा रहा था अभी, Fe इनकी Fe और उसकी H2SO4 की, देखा होगा आपने। हाँ, तो जो मैं आपको रिएक्शन लिखा रहा था उसमें आप देख सकते हैं, जैसे हमारी ये जो रिएक्शन थी, हाँ, तो इस पे हमने इसके स्टोइचोमेट्रिक कोफिशिएंट से डिवाइड किया है, N1 N2, ठीक है। तो अगर हम इससे मोल फ्रैक्शन निकालना चाहेंगे, जैसे 2Fe है, तो हम क्या कर सकते हैं, या फिर 1Fe है, तो हम मोल फ्रैक्शन कैसे निकालेंगे, 1 मोल Fe प्रेजेंट है, 1 मोल H2SO4 में, और Na+N2, मतलब टोटल हमारे सॉल्यूशन में कितने मोल है, 2 मोल सॉल्यूशन में हुए ना, 1 मोल Fe का, 1 मोल H2SO4 का, ठीक है। दो अगर नहीं लेते हैं, तो अगर हम Fe+H2SO4 सिंपली लिखते हैं, तो 1 मोल Fe का हुआ, 1 मोल H2SO4 का हुआ। ये रिएक्शन ऐसी मैंने लिखी है जनरली, बिना सोचे, कोई वैलिड रिएक्शन है नहीं है, वो आप चेक कर लीजिएगा। तो वैसे ही मैं बता रहा हूँ, तो 1 मोल Fe का लिया, 1 मोल H2SO4 का लिया, टोटल सॉल्यूशन में कितने मोल हुए, 2 मोल हुए। और अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ Fe निकालना है, तो हम क्या करेंगे, 1/2। और अगर हमें मोल फ्रैक्शन ऑफ H2SO4 निकालना है, तो 1/2, ठीक है। तो ऐसे हम मोल फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अब आप देख सकते हैं, इससे आपको एक चीज पता चल रही होगी, 1/2 और 1/2 से, कि हमारा जो मोल फ्रैक्शन का सम है वो 1 आता है, देख सकते हैं आप। और ये ऑब्वियस सी बात है कि हम एक चीज को एक से डिवाइड कर रहे हैं, दूसरे से डिवाइड कर रहे हैं, और दोनों चीज वही है, तो उनका सम तो 1 ही आएगा ना, तो उनका सम 1 आता है, ठीक है। अब हम एक चीज मैं आपको बताना चाह रहा था मोलालिटी में, जो मैंने मोलालिटी यहाँ पे डिफाइन करी थी, तो मैं मोलालिटी को और भी एक टर्म में लिख सकता हूँ, काई ए काई बी की टर्म में, मतलब मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट अमोंग सॉल्वेंट की टर्म में। तो क्या होगा, बेसिकली ये होगा हमारा काई 2 यानी सॉल्यूट, काई 1 यानी सॉल्वेंट, इनटू मैं लिख रहा हूँ, आप देख लीजिए, 1000 अपॉन में मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। तो ये हमारा एक और फॉर्मूला हो गया मोलालिटी का। अभी आपको कैसे आया है, ये तो बेसिक सी बात है कि आपको पता है कि काई 2 अपॉन में काई 1 हमारा अगर रेशियो ही है N1+N2 उसका, तो आप समझ सकते हैं, तो ठीक है। तो आप लोगों ने मोलारिटी का देख लिया कि हम मोलालिटी का कि हम कैसे कैसे चेंज कर सकते हैं। अब हमें देखना है कि हम जो अभी टर्म पढ़ रहे थे, हमारी जो टर्म थी हमारी मोलालिटी के बाद, हमारी कौन सी टर्म थी, नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी में क्या बोला है हमें, कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। अब ये बात आती है कि ग्राम इक्विवेलेंट क्या होते हैं, तो ग्राम इक्विवेलेंट कुछ नहीं होते हैं हमारे, इक्विवेलेंट वेट अपॉन, मतलब गिवन वेट जितना हमारा है उसको हम इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा ग्राम इक्विवेलेंट आ जाता है। अब आप बात करेंगे कि इक्विवेलेंट वेट क्या है, तो इक्विवेलेंट वेट कुछ नहीं है, मैं आपको बताता हूँ। इक्विवेलेंट वेट हमारा और कुछ नहीं है, इक्विवेलेंट वेट जस्ट एक सिंपल सी टर्म है, ज्यादा उसमें कुछ नहीं है, जो हमारा मोलर मास होता है, ठीक है, यानी एटॉमिक वेट जो होता है हमारा,
मोलर मास ही लिख देते हैं इसको, अपॉन में वैलेंसी। ठीक है, तो जैसे अगर हम ऑक्सीजन का निकालना चाहेंगे इक्विवेलेंट वेट, तो हम क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है, 16 होता है ना, ऑक्सीजन का 16 होता है। और वैलेंसी कितनी होती है ऑक्सीजन की, आप देख सकते हैं 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 2 और 6, 2 और लेना चाहेगा ऑक्टेट पूरा करने के लिए। बाकी तो हम आगे जाके एसपीडीएफ वाले रूल है उनसे देखेंगे, लेकिन अभी वो 2 लेना चाहेगा, तो वैलेंसी 2 हो गई। बस हो गया हमारा 8 हो गया इसका इक्विवेलेंट वेट। तो ऐसे ये 8 इक्विवेलेंट वेट हो गया। अब हमें ग्राम इक्विवेलेंट निकालना है, जी, जी इक्विवेलेंट, वो क्या होता है, वो कुछ नहीं होता हमारा, सिंपली जो हमारा गिवन वेट है, जैसे मैंने 100 ग्राम दे दिया, 100 ग्राम दे दिया, डिवाइडेड बाय जो मेरा इक्विवेलेंट वेट आया था 8, 6 ग्राम इक्विवेलेंट हो गया। ग्राम में इक्विवेलेंट निकल गया, अब नॉर्मेलिटी कैसे निकालेंगे, यही कर देंगे हम। सौ अपॉन में 8 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर, मैंने 1 लीटर सॉल्यूशन नहीं लिया था, मैंने 10 लीटर सॉल्यूशन लिया था। ये 10 लीटर की मैं, अगर मैं 10 ml लेता हूँ मान लेते हैं, तो अगर मैं 10 ml लूंगा तो मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा लीटर में बनाने के लिए। ठीक है, तो 1000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये मेरा काम हो गया। तो ऐसे हम निकाल लेंगे नॉर्मेलिटी। नॉर्मेलिटी हो गया। अब इसमें कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि नंबर ऑफ ग्राम्स, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूशन पर वॉल्यूम सॉल्यूशन में नॉर्मेलिटी होती है। अब एक चीज होती है हमारे, जैसे हम M1V1 कर देते थे, यहाँ पे भी ऐसे ही चल सकता है। हम अगर हम वो निकालना चाहे, क्या कहते हैं, नॉर्मेलिटी को निकालने का एक और तरीका है, n फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दो मोलैरिटी को। मतलब मोलैरिटी ये है, मोलैरिटी कुछ भी हो, इंटू n फैक्टर। n फैक्टर समझ रहे हैं, जो वैलेंसी हमने निकाली थी वही, ये हमारा नॉर्मेलिटी हो जाएगा। मोलैरिटी देखिए, अब मैं इसको बताता हूँ कैसे डिफाइन हुआ। एटॉमिक वेट अपॉन में वॉल्यूम है, ठीक है। तो एटॉमिक वेट को आप क्या कहते हैं, आपको क्या करना है, इक्विवेलेंट वेट नहीं, आपको ग्राम इक्विवेलेंट ले रहे हैं। ग्राम इक्विवेलेंट में हम क्या लेते हैं, गिवन वेट बाय इक्विवेलेंट वेट, है ना। तो गिवन वेट हमें मिल गया, अपॉन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है उसको ले लेंगे, और गिवन वेट के साथ साथ जो इक्विवेलेंट वेट का डिवाइड हो रहा है यानी मोलर मास, मोलैरिटी, सॉरी, मोलर मास, उससे डिवाइड हो जाएगा। तो गिवन वेट बाय दिस, गिवन वेट बाय दिस इक्विवेलेंट वेट ही है ना, ग्राम इक्विवेलेंट, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, गिवन वेट 100 है, हम उसको मान सकते हैं m मान लेते हैं, m बाय mm क्या होगा, गिवन वेट बाय मोलर मास क्या होता है, मोल्स ही तो होता है, n, n अपॉन में v, तो ये मोलैरिटी हुई, n है ये, m नहीं है, और मोलैरिटी हुई। और इसको हम क्या कर देंगे, सिंपली हम ये जो हमारा ये मल्टीप्लाई हुआ है n फैक्टर, उसे मल्टीप्लाई कर देंगे, काम खत्म। तो ऐसे हम निकाल सकते हैं। फॉर्मेलिटी होता है जो हमारे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आयोनिक फॉर्म्स में होते हैं, उनके लिए निकालने के लिए होता है, ज्यादा इसमें कुछ चेंज नहीं, नॉर्मेलिटी फॉर्मेलिटी एक ही जैसा है, ठीक है। और मास फ्रैक्शन क्या होता है, मास फ्रैक्शन ऑफ एनी कंपाउंड इन द सॉल्यूशन इज द मास ऑफ द कंपाउंड डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, ये होता है कि जो हमारा मास फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, जो हमारा मास है उस कंपाउंड का, जैसे मैंने लिया है वाटर में सॉल्ट लिया है NaCl, तो NaCl का जो मास है 10 ग्राम है, उसको हमें टोटल मास से डिवाइड कर देंगे तो मास फ्रैक्शन आ जाएगा। फिर ऐसे ही हमारा डीमल होता है कि 1 मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, तो एक डीमल होता है। अब इसके बाद हमारा ये राउल्ट्स लॉ है, और हमारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज हैं, इवेंट ऑफ वेक्टर हैं, और बहुत सारी चीजें, ये सब नेक्स्ट वीडियो में आएंगी। अभी के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, गुड बाय।